दिखाई नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आप भी अनेबल है मुझे। ओके, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मैंने आपको बताया है कि ओपिनियन के अलग अलग टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब एक ऑडिटर अलग अलग ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है तो ऑडिट एविडेंसेस के बिहाफ पे उसके अलग अलग ओपिनियंस बन सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ओपिनियन बन सकता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है, उनमें कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा मेरा ओपिनियन कब फॉर्म होगा? जब मेरे को सारे ऑडिट एविडेंसेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच मिलेंगे। ओके, नाउ सेकंड ओपिनियन मैंने आपको कहा था कि आपके बाकी सारे ऑडिट एविडेंसेस मैच हो रहे बुक्स ऑफ अकाउंट से, सिर्फ एक पर्टिकुलर असेट है जो मेरी मैच नहीं हो रही है ना। आपने कोई 10,000 का कुछ भी इक्विपमेंट खरीदा था, वो आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, बट आपने उसका कोई भी मुझे एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं किए। तो क्या मैं ये कह दूंगी कि आप सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है? ऐसा तो मैं कह नहीं सकती। और ना ये कह सकती हूँ कि सब कुछ ही करेक्ट है, क्योंकि एक गड़बड़ मुझे पता है कि ये गड़बड़ है आपके यहाँ पे। तो इन दैट केस मैं अपना ओपिनियन कैसे फॉर्म करूंगी? बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट ये असेट के बारे में थोड़ा सा मुझे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ओके, तो ये हुआ मेरा सेकेंड टाइप ऑफ ओपिनियन। ना थर्ड टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होता है? मैं आपसे कोई भी एविडेंसेस मांग रही हूँ, आपके सारे एविडेंसेस मुझे लाके दे रहे हो, बट सारे ही रिलायबल नहीं है। ठीक है, किसी में आपने इंटरनल दे दिए सारे ही, ठीक है, किसी में आपके पास में फिगर्स मिटे हुए हैं, किसी के अंदर आप मुझे फेक इनवॉइसेस पकड़ा रहे हो और मुझे पता चल रहा है ये चीजें फेक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं श्योर हूँ कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ है, तो मैं कौन सा ओपिनियन इशू करती हूँ? एडवर्स ओपिनियन, मतलब कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ ही गड़बड़ है, तो उसे बोलते हैं थर्ड टाइप ऑफ ओपिनियन। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ ओपिनियन होता है कि जैसे आपके यहाँ पे आग लग गई, जो आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि आपके यहाँ पे आग लग गई, बाढ़ आ गई, तो आपके यहाँ से सारे ऑडिट एविडेंसेस क्या हो गए? जल गए। अब मैंने आपके पास में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गए, मैं आई आपके पास में, आपने मुझे अधूरा सा डाटा दिया, ठीक है, और कुछ एक एविडेंसेस जो आप कलेक्ट कर पा रहे थे वो आपने मुझे ला करके दे दिए और कहा कि हमारे पास जो है वो यही है। क्या इन छोटे थोड़े से एविडेंसेस के बिहाफ पे मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन इशू कर सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती? नो मैम। मैं एक्चुअली अनेबल हूँ कि मैं आपके फाइनेंशियल्स पे कोई ओपिनियन इशू ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना आपको ये बोल सकती हूँ आप गलत हो, है ना। थर्ड सिचुएशन में मैंने क्या कहा? आप गलत हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स हैं कि आपके एविडेंसेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच ही नहीं हो रहे या रिलायबल ही नहीं है, या जो एविडेंसेस बता रहे हो वो रिलीवेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस मैं श्योर हूँ कि कुछ गड़बड़ है। बट फोर्थ वाली सिचुएशन में ना तो मैं आपके ऊपर ब्लेम कर सकती हूँ कि आप मुझे ऑडिट एविडेंसेस दिखाई नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आप भी अनेबल है मुझे कुछ देने के लिए, है ना। या फिर आपने मुझ पे स्कोप लगा दिया है कि आप मुझे वहां जाने ही नहीं दे रहे, तो मैं अगेन कोई एविडेंसेस गैदर ही नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं वहां पे कौन सा ओपिनियन इशू करती हूँ? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, फोर्थ टाइप ऑफ ओपिनियन, कि आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, और उससे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, Yes, ma'am. okay, now question Ma'am, number yes मैम ऑडिटर के पास कहाँ से आता है एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर खुद प्रिपेयर करता है एंगेजमेंट लेटर, उसका फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है कि आपको एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये सारी चीजें लिखनी है, कंटेंट्स ये होने चाहिए। उसको वो फॉर्मेट को यूज में लेते हुए कंपनी का नेम और एडिट करके अपना नेम डाल करके सारी चीजें करेक्ट करके वो एंगेजमेंट लेटर इशू करता है। मैम जो कंपनी ऑडिटर को देती है उसको क्या बोलते हैं? क्या? जो कंपनी ऑफर देती है, ऑफर सिर्फ रियल लाइफ लेटर बोलेंगे उसको। ऑफर लेटर हो गया। रियल लाइफ में क्या होता है? आपका मेल के ऊपर वो आपको एक मेल सेंड कर देते हैं, उसके अंदर आपका जो लेटर हेड होता है बिजनेस का,
लेटर हेड के ऊपर लिख करके दे देते कि वी वांट टू अपॉइंट यू एज एन ऑडिटर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और नीचे जो भी उनके डायरेक्टर्स होते हैं उनके सिग्नेचर हो जाते हैं, ठीक है। इसके आगे की बातें सारी एंगेजमेंट लेटर के अंदर होती है। ओके, डन। यस मैम। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। आपको क्वेश्चन समझा दिया था मैंने। ऐसे 210 हमें बताता है, क्या क्या बताएगा, प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट या फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दोनों चीजों में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो प्री कंडीशंस मतलब आप खुद बिना क्वेश्चन आंसर को रीड किए बताना, एक ऑडिटर ऑडिट करने जाए उससे पहले उसे क्या क्या चीजें रेडी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंसेस हो उन लोगों के पास, मैनेजमेंट कोई स्कोप ना लगाए। यस, गुड, है ना। तो ये सारी चीजें ही हमारी क्या होती है, प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट होती है। सबसे पहले मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। आपकी कंपनी के ऊपर जितने भी लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, जैसे मान लो आपके ऊपर जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो आपने जीएसटी में पढ़ा है अलग अलग क्वार्टरली रिटर्न्स जाते हैं, मंथली रिटर्न्स जाते हैं। यस मैम। ये सारे रिटर्न्स फाइल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ठीक है। इसी टाइप से आपने पीएफ एक्ट पढ़ा होगा, बोनस एक्ट पढ़ा होगा, तो उनके भी रिटर्न्स जाते हैं, उनके भी चालान का पेमेंट होता है ना, गवर्नमेंट को पैसा जमा करवाना होता है आपको, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट की, है ना, बिजनेसमैन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, लॉज की कंप्लायंस करना। थर्ड पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल्स लगाना बिजनेस के अंदर, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट करेगा मैम, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मींस ऑडिटर जब आए तो ऑडिटर को आप सारी कन्वीनियंस दें कि लाइक उसे ऑडिट एविडेंसेस चाहिए, उसे कोई भी वाउचर्स देखने हैं आपकी कंपनी के बिल्स देखने हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेबिलिटीज देखनी है, या फिर उसे किसी असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, किसी एम्प्लॉय से कोई इंक्वायरी करनी है, या फिर आपके फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस देखना है। ये सारी चीजें आप उन्हें कन्वीनियंस दो कि वो ये सारी चीजें कर पाए, मतलब उसके ऊपर कोई स्कोप नहीं लगाओ। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की है मैम, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो यही सारी चीजें, हाँ लास्ट पॉइंट में वापस बता रही हूँ, यही सारी चीजें एक ऑडिट की क्या होती है, प्री कंडीशंस होती हैं कि हम आपके ऑडिट करने आएंगे। एंगेजमेंट लेटर तभी हम इशू करेंगे जब आप इन सारी चीजों पे अग्री करते हो, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्या, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उसे काफी सारी चीजें करनी होती है, बहुत सारे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज में लेनी होती है ना, मेथड्स यूज में लेने होते हैं। जैसे मुझे आपके सैलरी के बारे में कोई भी एविडेंस कलेक्ट करना है, तो एक तरीका है मेरे पास में कि मैं जो वाउचर्स हैं उन्हें चेक कर लूं। दूसरा तरीका है कि मैं आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनसे जाकर के बात करूं, इंक्वायरी करूं। हो सकता है ना, ये भी एक तरीका एविडेंस कलेक्ट करने का, ठीक है। नाउ अगर मुझे आपकी असेट्स देखनी है, आपने आपकी बैलेंस शीट में लिखा है कि आपके पास में 10 फिक्स्ड असेट्स है ना, 10 टाइप्स ऑफ मशीनरीज है, तो क्या अब मैं कैसे रियल में मान लूं कि आपके पास में 10 मशीन्स हैं, तो मैं जाकर के फिजिकली कर सकते हैं, फिजिकली जाकर के आपकी उस जो भी फैक्ट्री है वहां पे जाकर के आपकी मशीन्स काउंट करूंगी, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगी, ठीक है। तो नाउ ये सारी चीजें कन्वीनियंस मुझे कौन देगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ओके। तो इंक्वायरी करने देना, इंस्पेक्शन करने देना, ऑब्जर्वेशन करने देना ऑडिटर को,
ऑडिटर को हर जगह फ्रीडम देना कि वो आपके वाउचर्स को देख सकता है, वो आपके रजिस्टर्स को देख सकता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, ये सारी फ्रीडम देना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पैराग्राफ, The following are the preconditions to be confirmed before starting the audit. Audit start करने से पहले क्या क्या हमारे पास में preconditions हैं? तो obtain an agreement from the management that they are accepting their responsibility for the following activities. इन सारी एक्टिविटी के ऊपर आप हमें कोई स्कोप नहीं लगाएंगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, आपको कंप्लीट करनी है। ऐसा एक हम क्या ले लेते हैं? लेटर ले लेते हैं, मींस उनके सिग्नेचर करवा लेते हैं। एंगेजमेंट लेटर के अंदर हम क्या करते हैं? एक हेड डालते हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एंगेजमेंट लेटर पे उनके भी साइन होते हैं। तो वही लेटर की बात हो रही है, एग्रीमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या समझाने की जरूरत है अब? नो मैम। तो फर्स्ट हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या मतलब बताया था? एफआरएफ का मतलब फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। नाउ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स लगाना आपके बिजनेस में, डिजाइन करना कि आपको कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं, और लगाए हैं आपने, लगाने के बाद में वो प्रॉपरली चल भी रहे इंटरनल कंट्रोल्स या नहीं चल रहे। जैसे आपको लगा कि यार सीसी कैमरा लगा देना चाहिए, आपने लगा तो दिया, बट सीसी कैमरा बीच में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण चलना बंद हो गया, तो ये ऑडिटर आके आपको बताएगा या उसको आपको ही देखना है? आपको ही मैनेजमेंट खुद ही देखेगी। तो इसलिए दो वर्ड्स आए, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग मतलब पूरे साल में वो चीज प्रॉपरली रन होती रहे, है ना। इम्प्लीमेंट करो आप उसे, और इम्प्लीमेंट होने के बाद में प्रॉपरली रन होती रहे फुल ईयर, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेनली मैनेजमेंट की है। यहाँ पे आगे क्या वर्ड दिए हैं, मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ कि इंटरनल कंट्रोल्स एक्चुअली क्या है, एक बहुत ही बड़ा वर्ड है इंटरनल कंट्रोल, है ना, जिसके अंदर पूरे बिजनेस का सेफ्टी फीचर्स आ जाता है कि हम हर जगह पे फ्रॉड और एरर को कम कर सके। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने कर दिया, क्यों? क्योंकि हम केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे ताकि कोई भी मिस स्टेटमेंट ना रह पाए फ्रॉड एंड एरर की वजह से। इंटरनल कंट्रोल्स हम इसीलिए लगाते ताकि फ्रॉड ना हो पाए, एरर्स ना हो पाए, सेफ्टी फीचर्स रहे हमारे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं हो पाए, चाहे वो किसी भी वजह से हो रही हो, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब थोड़ा सा समझाती हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेफ्टी फीचर्स है ना। अभी तक मैंने आपको कहा कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत बड़ा है, मैंने आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए सेफ्टी फीचर्स बताया। तो जैसे अकाउंट्स के अंदर आपने सबने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंट्स के अंदर एक ट्रायल बैलेंस पढ़ा, आपने पढ़ा है सबने ट्रायल बैलेंस? क्या होता है? चेक करते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो, कोई एरर होती है तो वो आपको वहां से फाइंड आउट हो जाती है। क्या वो अकाउंटिंग का पार्ट है? स्टेटमेंट है वो चेक करने के लिए, जस्ट एक स्टेटमेंट है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हमने लेजर्स ओपन किए हैं उनका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का, वो कोई प्रॉपर प्रोसेस का कोई पार्ट नहीं है। अगर हम उसे स्किप भी कर दे तो भी हम फाइनेंशियल्स बना सकते हैं। तो वो क्या है? वो एक टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल है जिससे फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है। ओके, समझे? ट्रायल बैलेंस इज अ इंटरनल कंट्रोल, इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, बीआरएस का नाम सुना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस मैम। क्या ये मैंडेटरी है? अकाउंटिंग प्रोसेस का कोई पार्ट है? मैम बैंक बैलेंस को कैश बुक से मैच करने के लिए
ये आप सिर्फ एक रफ स्टेटमेंट बनाते हैं अगर आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है तो, ठीक है। अगेन क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो कोई फ्रॉड का रीजन हो सकता है, या फिर कोई एरर्स हो सकती है, या फिर टाइमिंग गैप हो सकता है जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए अगेन एक सेफ्टी मेजर है मेरे पास में, क्या, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कौन सा इंटरनल कंट्रोल हुआ, ये फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इन्हें लगा रहे हैं। समझे, समझ में आया ये जो लाइन आगे यस लिखी है? मैम। ओके, सो नाउ इंटरनल कंट्रोल्स आपके बिजनेस में लगाना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी फ्रॉड और एरर की वजह से मिस स्टेटमेंट ना हो। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑडिटर को ये नीचे लिखे हुए 3 चीजें हमेशा प्रोवाइड करवाएं जब भी वो चाहता है। फर्स्ट है एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशंस, है ना। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है, कोई भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर अदर मैटर्स। अदर मैटर्स मतलब कोई रजिस्टर्स हो सकते हैं, मिनट्स, बुक्स भी वो मांग सकता है आपसे, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो चाहता है आपसे ड्यूरिंग ऑडिट, वो आपको इसको देना चाहिए। यहाँ पे 3 चीजें हमें दे दी, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड अदर मैटर्स। यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशंस। कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे मुझे मैनेजमेंट से कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए मुझे आपसे, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए मुझे, इसके अलावा ही कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे कि आप लाइक रिलेटेड पार्टी है, कोई आपकी पार्टी आ रही है, आप इसी से क्यों परचेज करते हो, है ना। आप किसी और बंदे से क्यों परचेज नहीं कर रहे हो, मैं आपकी परचेज अकाउंट देख रही हूँ, तो आप सिर्फ मिस्टर एक्स से ही मिस्टर एक्स से परचेज करते हो साल भर, किसी और पर्सन से परचेज ही नहीं कर रहे हो, तो मैं मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करूंगी ना यहाँ पे कि पूरे इंडिया में इतने सारे सप्लायर्स हैं, तो आप केवल मिस्टर एक्स से ही क्यों परचेज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 4-5 पार्टीज और होती तो मेरे मन में क्वेरी आती ही नहीं कि ठीक है कभी इससे ले लिया कभी उससे ले लिया, कुछ तो सप्लायर्स फिक्स होंगे ही, बट यहाँ पे ओनली मिस्टर एक्स से क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो भी मैं मैनेजमेंट से मांग सकती हूँ, और मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे वो चीज़ समझाएं, वो चीज़ मुझे बताएं, ओके। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट में आप बोल्ड करेंगे इंफॉर्मेशन वर्ड को, और सेकंड में अपन ने बोल्ड किया एडिशनल इंफॉर्मेशन को, और थर्ड पॉइंट में अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो मैंने आपको समझाया था अभी अभी कि मैं किसी भी एम्प्लॉय के पास में जाकर के बात कर सकती हूँ, इंक्वायरी कर सकती हूँ, इंस्पेक्शन कर सकती हूँ, ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, किसी भी तरीके से ऑडिट एविडेंसेस ले सकती हूँ मेरी ऑडिट के लिए। तो वो चीज भी आप मुझे प्रोवाइड करवाएं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम, कंप्लायंस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो गई, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। क्लियर, सबको समझ में आ गया। नाउ आज का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कौन इशू करता है, क्यों इशू होता है, और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, इन डिटेल। अभी इसमें से कुछ चीजें मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है। इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर बहुत बार समझ चुके हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, ये आपका होमवर्क है। एग्जाम में एडवांटेजेस का ही दूसरा नाम भी आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो जो एडवांटेजेस है वही दूसरे तरीके से लिखे हुए सिग्निफिकेंस के नाम से। तो ये भी आज का आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चंस आज आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों की तो आप कल अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर अपन टोटली कंप्लीट करेंगे, परसों से अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल अपने को ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट में डिफरेंस,
ओके, इसके अलावा जो एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स गिवन है, इन कंटेंट्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। ओके, आज फोर्थ के वर्ड दिखाना मैम। आज कुछ लिखना थोड़ी है। नहीं, आज कुछ भी नहीं लिखना, मैं केवल 2-3 लाइन नोटबुक में अभी लिख करके सेंड करती हूँ, वो कॉपी कर लेना। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी ऑडिट में? सब समझ में आ रहा है अच्छे से? आ रहा है मैम। आ रहा है? यस मैम। अच्छा, किसी को कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। ओके। ओके मैम।